दोस्तों नमस्कार। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने यह बताया है और इन्होंने एक ट्वीट साझा की है अपने हैंडल से, और यहाँ पर ये बोलते हैं कि यदि हमारे कंट्री के ऊपर कोई भी हमला होता है तो हम मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इनकी बात बिल्कुल साफ़ है कि यदि हमारे ऊपर कहीं से कोई भी हमला हो तो हम मिडिल ईस्ट और यूएस और इजराइल इसको कि हम कम्प्लीटली एक तरीके से बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली विगत कुछ दिनों पहले अभी ये भी हुआ है कि इनके एक जो टॉप लीडर थे जिनका कि नाम अली लारिजानी था, और अयातुल्ला अली खमैनी, जो कि इनके सबसे महत्वपूर्ण लीडर और जो कि लड़ाई के जस्ट स्टार्टिंग के टाइम पे ही इनको इजराइल और यूएस की एक जो ज्वाइंट फोर्स थी इनको मार गिराया था। उनके बाद गए इनका जो नाम है अली लारिजानी का बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था, और ये सारे जितने भी वहाँ के पॉलिटिकल एज वेल एज जितने भी स्ट्रेटेजिकली जितने भी डिसीजंस थे, इंटरनल कंट्रोल की बात करें या फिर फॉरेन अफेयर्स की बात करें, सभी पे इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। यहाँ पे सारे डिसीजंस यही लेते थे। इनफैक्ट अब ये भी बोल सकते हैं कि जो लड़ाई चल रही थी उसका सारा का सारा मूवमेंट यही कंट्रोल कर रहे थे। तो इनके अभी कुछ समय पहले इनको इजराइल ने मार गिराया था, और इसके साथ साथ इन्होंने एक और वहाँ पे बड़े एक टॉप कमांडर थे जिनका कि नाम था सुलेमानी, उनको भी इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे देखा जाता है इनके जो दो महत्वपूर्ण लीडर थे यानी कि लारिजानी एंड दूसरा आपके सुलेमानी, यहाँ पे इनके ख़त्म होने के बाद एक जो ये ईरान की जो पूरी जो कम्बैट थी ये एक अलग दिशा में जाने लगी है। यानी कि ये पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और थोड़े अलग रुख पे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, जो एक्टिविटीज़ पीछे कुछ दिनों पहले अभी घटी हैं, इससे क्या है कि ईरान का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोरल तो डाउन हुआ ही होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी इस तरीके का प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहे हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर उनके जो लड़ाई करने के जो जज्बे हैं उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। हुआ ये है कि बहुत ही हेवी मिसाइल से मार करके इन्होंने ईरान का एक महत्वपूर्ण एक गैस फील्ड है जिनका कि नाम साउथ पार्स है, तो साउथ पार्स को मार करके उन्होंने तबाह कर दिया था। और इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी अपना एक जवाबी हमला करते हुए कतर पे उसने हमला कर दिया, क्योंकि कतर क्या है कि उसके बेसिस और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो यूएस के साथ साथ चलती रहती है, तो उसने भी हमला करके वहाँ का जो गैस फील्ड है जो कि साउथ पार्स के साथ साथ है जिसका कि नाम है रास लाफेन, तो रास जो ईरान की जो मिसाइलें हैं उसको कम्प्लीटली तबाह कर चुकी हैं। और आप ये भी समझे कि तबाही का मंजर इतना ज़्यादा है कि इससे पूरे वर्ल्ड वाइड अगर दोनों का देखा जाए कि साउथ पार्स एंड जो रास लाफेन, ये दोनों जो गैस फील्ड हैं ये दुनिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जहाँ पे मतलब कि इसकी जो लोकेशन है वो पर्शियन गल्फ में पड़ती है, और इसके तबाह होने से दुनिया की जो 10% जो गैस की जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। तो इससे आने वाले टाइम पे क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और जो सप्लाई अगर कम हुई है तो कहीं ना कहीं डिमांड उसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि चीज़ें तो उतनी चाहिए सभी को, तो वहाँ पर एक मैटर ये आएगा ही आएगा। अब हुआ क्या है कि जो रास लाफेन जो गैस फील्ड तबाह हुआ है उसकी भरपाई करने में इसको 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। और इसके रिगार्डिंग ब्लूमबर्ग, एक जो न्यूज़ एजेंसी है, दुनिया की काफ़ी फेमस एजेंसी है जो कि इस तरीके की न्यूज़ को वो बताती है, उसने ये भी बताया है कि जो रास लाफेन जो गैस फील्ड जो ख़त्म हो चुका है या फिर बर्बाद हो चुका है उसका लगभग रेवेन्यू 1 साल का करीब वो $20 बिलियन का जो है उसको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और वो अगले 3 से 5 साल तक का उसका लॉस ये सहना पड़ेगा। और इसका जो रिपेयर कॉस्ट है वो $26 बिलियन का अभी आने की उम्मीद है। अगर उसको देखा जाए कि वो बर्बाद हो चुका है तो उसको दोबारा रिपेयर करके और दोबारा से सप्लाई करने लायक बनाने में उसको लगभग $26 बिलियन का खर्च है, जो कि बहुत भारी भरकम ये एक रकम हो सकती है। तो ये एक रिपोर्ट छपी थी। इसके बाद क्या हुआ है कि इसमें एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक और ये हुआ है कि अभी कुछ समय पहले ये भी देखने में आया था कि यूएसए ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो कि ईरान का है, जो कि खर्ग आइलैंड है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ये जो मेन लाइन है, जो ईरान का जो कोस्ट लाइन, वहाँ से करीब ये 22 किलोमीटर के आसपास पर्शियन गल्फ में ही है। हालांकि ये बिल्कुल ही उसके पास ही लगता है, लेकिन फिर भी 22 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा समुद्र के अंदर नहीं मापी जाती। तो वहाँ पर क्या था कि ये पूरा का पूरा जो खर्ग आइलैंड है, यहाँ पर नेचुरल गैस एंड ऑयल, स्पेशली ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे यूएस ने एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर भी काफ़ी डैमेज हुआ था, लेकिन हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि वैसे नहीं हुई है। और ईरान ने भी इस चीज़ को माना है
या फिर यूएस ने भी इस चीज़ को बताया है कि हमने डैमेज अभी किया नहीं है, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी अगर ऐसी रहेगी या फिर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम आपकी इस जो खड़ग आइलैंड का है इसको हम कम्प्लीटली तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो इसी रिटेलिएशन के दौरान में क्या हुआ है कि दोनों साइड से चूँकि हो रहा है कि एक तरफ आप ये सोचिए कि जो यूएस और इजराइल की जो जॉइंट फोर्सेस हैं और इधर ईरान है, तो क्या है कि दोनों तरफ से हमला हो रहा है, दोनों साइड से मतलब मिसाइलें और बड़े बड़े बस्टर बंकर बम्स चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि नुकसान तो हो ही रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है कि इतना जो आपकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं जो इजराइल और अमेरिका की, इन्होंने क्या किया है कि इस डिफेंस फोर्सेस ने एक तरीके से कि इतना इनका जो अटैक है वो इतना प्रिसाइज अटैक है कि इन्होंने एक एक करके ईरान के जितने भी टॉप क्लास के लीडर्स थे उन सभी को मार गिराया है। अब ये आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है जिसमें कि ये बता रहे हैं कि जितने भी लीडर्स हैं ये सारे के सारे मतलब कि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर, यानी कि जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है पिछले 22-23 दिनों के अंदर में, ये लगभग सभी के सभी खत्म हो चुके हैं। तो अब क्या है कि जितनी भी टॉप लीडर जो भी थे ईरान के, या फिर जो टॉप लीडरशिप थी जो कि इनके डिसीजन मेकर थे, वही नहीं रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका या फिर इजराइल या फिर कोई भी अगर इवेंट भी अगर बीच में आता है तो बात करने के लिए कौन बचा है। क्योंकि इनके क्या है कि जो आपके सामने जो अपने पहले भी वीडियो में देखा है या फिर शायद आपको पता भी होगा कि IRGC करके एक जो इनकी फोर्स का जो पूरा नेतृत्व करती है, जो IRGC के क्या है कि इनके 31 जो है इनके प्रोविंसेस बने हुए हैं और ये 6 डिफरेंट विंग्स के अंदर अंदर काम करती हैं। और 31 जो प्रोविंसेस है उसके अंदर में सबके अपने अपने कमांडर होते हैं और वो हर तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। और इस कम्बैट को जारी रखने में IRGC ही मेन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। तो अब क्या है कि IRGC जो है अब उनके पास भी क्या है कि बहुत सारे उनके भी कमांडर्स जो है इसमें लड़ाई में मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से ये भी है कि टॉप लीडरशिप जो है वो अब कहीं दिख नहीं रही है और यूएस और जो इजराइल है उनसे बातचीत की भी कहीं से कोई संभावना नहीं बन रही है। और वहाँ से अब जो ये कंट्रीज़ हैं इनको ये लगता है कि मैं अगर इस तरीके से अगर इनके ऊपर हम मिसाइल या बम अगर गिराता हूँ या फिर किस तरीके से इनकी सारी चीज़ें अगर ख़त्म करें तो ये दब जाएंगे। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं से भी दबने की कोई चांसेस इसकी नज़र नहीं आ रही है। और इसके पीछे ये है कि जो इजराइल का जो कंट्रोल है इस लड़ाई के ऊपर जो करना चाहता है उसके पीछे ये है क्योंकि जो टॉप लीडरशिप ख़त्म है उसके पीछे केवल एक जो एजेंसी है बहुत ज़्यादा हद तक वही रिस्पॉन्सिबल है और उसके नाम आप लोग शायद कभी सुने भी होंगे या फिर जानते भी होंगे। उसका नाम है मोसाद। मोसाद क्या है कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये एक ऐसे काम करती है कि जैसे किसी को कानो कान खबर भी ना हो और अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम भी देते हैं। इसके बाद क्या हुआ रिसेंट अभी जब इतनी सारे अटैक्स लगातार हो रहे हैं तो यहाँ पर अब ईरान तो पीछे हटने से रहा, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि उसके सारे कंट्रोलिंग अगर कोई कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा लीडर है जो कि या तो सामने अभी नहीं आ रहा है क्योंकि लारिजानी के जाने के बाद कोई भी ऐसा नाम जलीली करके एक लीडर रहेंगे जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े परमाणु के एक्सपर्ट्स भी हैं और वो काफ़ी इंटरनल चीज़ों के जानकार भी हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनका चेहरा दिखे, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है। तो क्या किया है ईरान ने इधर इस अलग 6 जो है इनके ऑयल रिफाइनरीज एंड गैस सेक्टर के ऊपर हमला किया है, जिसमें कि मीना अल अहमदी एक कुवैत में एक ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर भी हमला किया हुआ है। एक इजराइल में एक अभी रिसेंटली अटैक हुआ था कल परसों में, उसमें जिसका नाम हाइफा था, उस पर भी इसने हमला किया है। इसके अलावा जो ईरान ने हमला किया वो सऊदी अरब में, यूएई में और आपका जो है कतर में किया हुआ है और फिर ये इजराइल एंड कुवैत, यानी कि ऐसे मिलाकर उसने 6 डिफरेंट जगह पर उसने प्रॉपर हमला करके इनके जितने भी रिफाइनरीज और जो इनके गैस प्लांट्स थे उसको निशाना बनाया हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि दुनिया में अब एक एनर्जी क्राइसिस का एक संकट बहुत बड़ा पैदा हो रहा है। आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, ये दुनिया कहाँ कैसे जाकर के रुकेगी क्योंकि लड़ाइयाँ तो लगातार चल रही हैं और इसका कोई अभी रिसेंटली कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है कि जिसमें चीज़ें ये थोड़ी सी ठीक हो जाए। इस बीच में भी ये भी हुआ है कि अभी अभी इजराइल ने कल ही की बात है कि इनके एक बहुत ही जो ईरान के एक स्पोक्स पर्सन थे जिनका कि नाम अली मोहम्मद नैनी था, उन्होंने ये इसके बारे में काफ़ी कुछ बताते रहते थे और उसको इजराइल ने भी मार गिराया है। तो और इसके लिए इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस था उन्होंने अपने एक सैंडल पे इस पोस्ट को साझा भी किया हुआ है कि हमने उनको ख़त्म कर दिया है।
तो अब चीज़ें थोड़ी सी और भी ज़्यादा वो ख़राब होती चली जा रही हैं, क्योंकि आप एक एक करके सभी को मिटाते चले जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, तो कहीं से कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। अब ईरान के सामने अब स्थिति ये हो गई है कि मरता क्या ना करता, कि अब क्या है कि ईरान के पास कोई टॉप लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, और उसके पास हालांकि मिसाइलें तो हैं, लेकिन वो क्लियर कट समझ नहीं आ रही हैं कि कैसे क्या करना है। तो जहाँ पर भी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो भी यूएस के थ्रू हो रही हैं, जहाँ पे भी उनके डिफेंस का कोई बेस है अगर है तो उसको टारगेट कर रहे हैं। जितने भी इजराइल के जो ठिकाने हैं वो उनके रेंज में आ रहे हैं तो उसको टारगेट कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, या फिर इराक में जो यूएस के बेसेस हैं, इन सबको क्या है कि वो टारगेट में ले रहा है। तो ईरान के इसके करने के पीछे ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, या फिर किसी भी एंगल से वो इस तरीके की कोशिश कर रहा है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो भी यहाँ पर इन कंट्रीज़ के जो भी यहाँ पे बेसेस हैं, या भी कोई भी, जैसे कुछ टाइम पहले उसने अमेज़न का एक जो डेटा सेंटर था उसको उसने ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल जला दिया था, क्योंकि वहाँ पर चूँकि अमेज़न आपको भी पता है कि जेफ बेजोस जो हैं उसके जो चीफ हैं वो यूएस से बिलोंग करते हैं, और उनकी यहाँ पे यूएई में उनका अपना एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर था, तो उसको इसने तबाह कर दिया। इसके अलावा उसने भी कुछ टाइम पहले सऊदी अरब में एक अरामको करके एक ऑयल रिफाइनरीज थी, वहाँ पे भी उसने टारगेट किया। तो ईरान के जो क्लियर कट पॉलिसी है कि या तो मुझे यूएस, इजराइल और ऐसी कोई भी देश जहाँ पे अमेरिका का कोई भी बेस हो वहाँ पर, या फिर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, अगर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख रहा है तो वो उसको टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा करने के ड्यूरेशन में क्या है कि दोनों साइड से हो रहा है, क्योंकि यूएस भी और इजराइल भी मार रहे हैं, और ईरान बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है, उसका कंप्लीट वो रिटेलिएशन ले रहा है। तो इस वजह से क्या है कि दुनिया में एक ऑयल क्राइसिस, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे गैस क्राइसिस हो चुकी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ी एक समस्या सामने खड़ी हो गई है। एक अलग फैक्टर ये है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट जो क्लोज हो रखा है, वहाँ पर क्या है कि ईरान ने तो पहले कम्प्लीटली क्लोज कर दिया। वहाँ पे सैकड़ों जहाज वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो ऑयल टैंकर्स थे, जो इनके ऑयल के अलावा जो गैस की जो टैंकर्स थे वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। और क्या है कि अभी पता चला था, अभी जस्ट ये आज की ही बात है, कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे क्या है कि ईरान ने एक वहाँ पर एक जैसे टोल टैक्स टाइप का होता है, वहाँ पे एक नाका सा टाइप का कुछ वहाँ पे बैरियर से लगा रखा है कि अगर आप वहाँ से जाते हैं तो आपको इसी वे से ही जाना है। क्योंकि क्या है कि बीच का जो एरिया है जहाँ पे नॉर्मल अगर जो जहाँ से पैसे, जहाँ पे ये कार्गो शिप्स या फिर जो भी ऑयल टैंकर जाते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर उसने रूट डिसाइड कर दिया, अगर आप इसी रूट से जाएंगे तो ही फिर आपके लिए ठीक है। तो वहाँ पे किया गया कि उसने एक वहाँ पे टोल टाइप का लगा दिया है, और उसके लिए अगर कोई भी शिप अगर वहाँ से क्रॉस होती है तो उसके लिए उसको $2 मिलियन, यानी कि $20 लाख अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो, और डॉलर को आप अभी देख सकते हैं कि जो भी रुपीज़ का चल रहा है, तो उसको कन्वर्ट करें तो बहुत बड़ी रकम बनेगी। तो ये अगर आपको एक टैंकर भी वहाँ से या फिर एक शिप भी पास करानी है तो आपको इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि उसने बाकी जो एरिया हैं, जो बीच का जो पोर्शन है, वहाँ पे उसने सी माइंस भी बिछा रखी हैं। तो इस वजह से जितनी भी कंपनीज के जितने भी टैंकर्स हैं, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि मैं वहाँ से क्रॉस करूँ, क्योंकि एक तो उनका टैंकर ब्लास्ट होने के पीछे है कि कई मतलब बहुत बड़ी रकम जो है वो हो जाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े टैंकर्स हैं उसमें काफ़ी ऑयल और गैस भरी होती हैं। तो एक तो उसका लॉस, प्लस दो है कि जो टैंकर का जो अपना पर्सनल लॉस होगा वो भी लॉस। तो इसके बाद क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज ही परमिशन मतलब उनसे ग्रांट नहीं कर रही हैं कि आप वहाँ से क्रॉस करें, क्योंकि उनको ये डर है कि ईरान ने जो सी माइंस बिछा रखी है उसका रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रूट डिसाइड कर लिया, अगर आपको जाना है तो $2 मिलियन आपको देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से पास मिलेगा। इन सब के बीच में क्या किया है कि इजराइल का भी एक अपना एक स्टैंड है। उसने एक अपना, इजराइल ने ये बोला है कि अगर यहाँ से हॉर्मुज का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, तो क्यों ना एक पाइपलाइन निकाली जाए। जैसे कि पाइपलाइन का यहाँ पर सेंस ये है कि वो गैस के लिए भी हो और प्लस आपके ऑयल के लिए भी हो, जो कि वो पास होता हुआ सीधा मतलब कि गल्फ कंट्री से निकलना चाहिए। और उस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट का जो मेजर जो इशू है वो ये है कि वो चाहता है कि जो पाइपलाइन का जो रूट बने, जो उसका वे बने, वो मेरी कंट्री से होकर के बने, यानी कि जो पाइपलाइन निकलनी है वो इजराइल से होकर के बने। तो इसके लिए इन्होंने अपने एक्स हैंडल पे भी एक पोस्ट साझा की थी, तो आप देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन के बारे में इन्होंने बताया भी था कि हम यहाँ से चाहते हैं कि एक पाइपलाइन निकले। तो कुल मिलाकर अब चीज़ें ऐसी ही एक्टिविटी हो रही हैं, और पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा संकट तो पैदा हो गया है कि जो एनर्जी क्राइसिस है इसका कुछ क्लियर कट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टोल टैक्स खड़ा हो चुका है, और इजराइल अपनी नई पाइपलाइन निकालने की बात कर रहा है, जो कि अभी फिलहाल तो आसान नहीं लग रहा है।
और बीच के जो गैसेस के जो ने भी इनके बड़े बड़े प्लांट्स थे और ऑयल की जो रिफाइनरीज थी उस पर दोनों साइड से हमले हो रहे हैं। ईरान भी बिल्कुल नहीं रुक रहा है। और ये क्या है कि सारी जितनी भी एनर्जी का जो संकट है ये मिडिल ईस्ट के ही वजह से है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ही काफ़ी ज़्यादा जो है सप्लाई वहीं से होती है। अब है तो वैसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज है जहाँ पर कि मतलब इसका सेटअप है, लेकिन जो ये वाला जो है क्राइसिस इसका कोई सोल्यूशन फिलहाल नहीं है, क्योंकि यूएस के पास है, रसिया के पास है। लेकिन उन्होंने क्या है कि अपने ऑयल और गैस को रिजर्व करके रखा हुआ है, वो वहाँ से सप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंट्री चाहती ही नहीं है कि अभी इस टाइम पे हमारा जो है जो हमारा रिजर्व है वो अभी खर्च करें, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी चल रहा है उसी को चलाएं, क्योंकि वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट के बाद वहाँ से निकालना, और प्लस ये चाहते हैं कि वो फ्यूचर के लिए हम सेव करें, कि ताकि जब मिडिल ईस्ट या फिर दूसरी कंट्री का जब सारा का सारा ऑयल एंड गैस जब कंजम्पशन में आ जाए उसके बाद अपना रिलीज करेंगे तो अपने मनमानी कीमत पे करेंगे। तो इसके पीछे बहुत बड़ी मोनोपोली भी चल रही है। तो हम आगे की वीडियो में जब आएंगे आपसे मिलेंगे तो फिर हम इस तरीके की चीज़ें और भी डिस्कस करके, तब तक के लिए बने रहिए और साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।